नमस्कार दोस्तों, जब आप कोई ज़मीन खरीदते हैं, बेचने वाला आपको ज़मीन की रजिस्ट्री कर देता है, लेकिन उसके बाद पता लगता है कि अरे वो ज़मीन जो हमने खरीदी थी वो तो उसकी निजी भूमि नहीं थी, सरकारी ज़मीन उसने हमें बेच दी और कब्जा दे दिया हमें सरकारी ज़मीन पर। अब हम फंस जाते हैं। तो इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे कि कोई भी ज़मीन खरीदने से पहले आप ये कैसे जान पाएंगे कि जो ज़मीन आप खरीद रहे हैं वो ज़मीन बेचने वाले की निजी ज़मीन है या नहीं है। कहीं सरकारी ज़मीन तो उसने नहीं आपको बेच दी है, या ज़मीन खरीदने से पहले चाहे वो कृषि ज़मीन हो, चाहे कॉमर्शियल ज़मीन हो, रेजिडेंशियल हो, या किसी भी तरह की ज़मीन आप खरीदना चाह रहे हैं तो आपको वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक करने चाहिए या कौन कौन सी चीज़ें साइट पर मौके पर जाकर भी देखनी चाहिए, जिससे आपको ये तय हो जाए कि जो ज़मीन आप खरीद रहे हैं वो ज़मीन बेचने वाले की निजी संपत्ति है और अगर ये ज़मीन हम खरीद लेंगे तो कोई रिस्क नहीं रहेगा और आपकी ज़मीन पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अपने लगभग 40 साल के सिविल इंजीनियरिंग करियर में मैं एक बात पर पहुंचा हूं कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहे हैं, चाहे वो फ्लैट हो, मकान हो या कृषि की ज़मीन हो, और अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, चाहे आपको फ्लैट खरीदना हो, मकान खरीदना हो या बिल्डर के रूप में आपको अपनी लैंड विकसित करने के लिए, प्लॉटिंग करने के लिए ज़मीन खरीदनी हो, तो बस इसी जगह आपको चीटिंग का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपको खरीदने वाले को और बेचने वालों को मिलाने के लिए जो कड़ी है वो ब्रोकर है और ब्रोकर आपका फ़ायदा उठाता है, गलत रेट बताता है, या कोई प्रॉपर्टी लीगल नहीं होगी तो उसको लीगल बताने की कोशिश करेगा, तथ्यों को छुपाएगा और अधिक कीमत में आपको बेचने की कोशिश करेगा। मैं इस सारे चीटिंग को बीच से हटाना चाह रहा हूं। तो अगर आप भी मेरी सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, मैंने ये सर्विस अभी शुरू की है, तो आप मेरे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको लीगल और वेरीफाइड प्रॉपर्टी बेचने में और खरीदने में दोनों में मदद करूंगा। थैंक यू। दोस्तों, मैं हूं सिविल इंजीनियर जय कुमार तिवारी। मैं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूं। दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत में एक कमेंट से करूंगा। जो हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने एक कमेंट किया है। ये व्यूअर हैं प्रकाश शर्मा 9498। इन्होंने लगभग 8-10 दिन पहले एक कमेंट किया था हमारे एक वीडियो पर। मैं कमेंट पढ़ के सुनाता हूँ। इन्होंने लिखा है, कृषि भूमि या किसी भी भूमि खरीदने के लिए डॉक्यूमेंट्स की पूरी जानकारी, मकान, दुकान, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बेचने का पूरा प्रोसेस और कागज़ पर बड़ा वीडियो बनाओ। मैं प्रकाश शर्मा जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने एक ऐसा टॉपिक हमें कमेंट के रूप में भेजा है जिससे कि लाखों लोगों की मदद हो सकती है। क्योंकि जब आदमी ज़मीन खरीद के फंस जाता है तब उसको लगता है कि मुझे क्या देखना चाहिए था, क्या नहीं देखना चाहिए था, लेकिन तब तक समय निकल जाता है, फिर वो कोर्ट कचहरी करते हुए थक जाता है और अंत में पता लगता है कि जो ज़मीन उसने खरीदी थी वो सरकारी है। और फिर सरकारी सर्वे में वो सरकारी ज़मीन जब तय हो जाती है कि गवर्नमेंट की लैंड है ये, तब उस पर बुलडोज़र चल जाता है या कॉलोनी उसने बना दी तो उस पर सरकार का कब्जा ज़मीन पे वापस हो जाता है और आप फंस जाते हो। तो इस वीडियो में विस्तार से मैं इसी पर चर्चा कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं अपने दर्शकों से इस वीडियो के माध्यम से ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि इसी तरह के उपयोगी टॉपिक्स के लिए आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताते रहिए। मैं आपके उन टॉपिक्स पर वीडियोस बनाता रहूँगा और जो हमारे अर्बन प्लानिंग एक्ट या गवर्नमेंट के जो बायलॉज रूल्स हैं उनके ऊपर तो मैं वीडियो बनाता ही रहता हूँ। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अगर आपको लग रहा है कि ये चैनल आपके लिए उपयोगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, मैं एक चित्र के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा सारा डिटेल इस प्रॉपर्टी के संबंध में। दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पर देखिए और मैं उन्हीं में से पॉइंट वाइज आपको आसान भाषा में ये बताऊँगा कि कोई भी ज़मीन आप खरीदना चाह रहे हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ज़मीन आप खरीदना चाह रहे हैं वो सरकारी ज़मीन तो नहीं है, बेचने वाले की निजी ज़मीन है या नहीं। सरकारी ज़मीन जो होती है उसको 3-4 भागों में बांटा जा सकता है। अगर सरकारी ज़मीन है तो वो ग्राम सभा की ज़मीन होगी या नजूल की ज़मीन होगी या चारागाह, तालाब, परती, इस तरह की ज़मीनें होंगी। तो इस तरह की ज़मीनों की श्रेणी राजस्व विभाग के अभिलेखों में श्रेणी के रूप में दर्ज होती है। तो सबसे पहले आपको राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में ये देखना है कि जो ज़मीन आप खरीदने जा रहे हैं उस ज़मीन की श्रेणी राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में क्या अंकित है। कहीं सरकारी श्रेणी के अंतर्गत भूमि अंकित तो नहीं है। अगर सरकारी श्रेणी के अंतर्गत वो भूमि अंकित है राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में, तो आप ये समझ लीजिए कि बेचने वाला आपको सरकारी ज़मीन अपनी निजी ज़मीन बताकर बेच रहा है और आप सचेत हो जाइए, सरकारी श्रेणी में अंकित ज़मीन को आपको नहीं खरीदना है। तो कैसे जाने कि वो ज़मीन निजी ज़मीन है?
जब आप निजी ज़मीन की बात करते हैं तब भी राजस्व रिकॉर्ड की खतौनी में और राजस्व रिकॉर्ड में ये अंकित रहता है कि ये ज़मीन किस व्यक्ति की है, उस व्यक्ति का नाम अंकित रहता है, उसके पिताजी का नाम अंकित रहता है। तो इससे आप जान पाएंगे अगर संबंधित ज़मीन जो आप खरीदने जा रहे हैं विक्रेता के नाम, जिसमें उसके पिताजी का नाम भी लिखा हुआ है, अंकित है राजस्व रिकॉर्ड के अंतर्गत, तब आप जान पाएंगे कि ये बेचने वाले की निजी संपत्ति है और तब आप उसको खरीद सकते हैं। अगर ज़मीन में कोई सरकारी श्रेणी अंकित है तब आपको वो ज़मीन नहीं खरीदनी चाहिए। इस बात से ये तय हो जाएगा कि राजस्व रिकॉर्ड में ज़मीन की श्रेणी क्या अंकित है, वो ज़मीन सरकारी है या निजी संपत्ति है, यहाँ से पहला निर्णय हो। तो जो चित्र आप देख रहे हैं उसके पॉइंट नंबर 1 में यही विस्तार से बताया गया है कि खतौनी या लैंड रिकॉर्ड देखें, यही सबसे बड़ा सबूत होता है। राजस्व रिकॉर्ड में अगर मालिक के नाम की जगह लिखा हुआ है राज्य सरकार या भारत सरकार, ग्राम सभा, पंचायत, नजूल, तो इसका मतलब ये कि वो ज़मीन सरकारी है और आपको वो ज़मीन नहीं लेनी चाहिए। और अगर राजस्व रिकॉर्ड में किसी व्यक्ति का नाम लिखा है जिसमें उसके पिताजी का नाम भी साथ में लिखा रहता है तो आप समझ लेंगे कि ये निजी संपत्ति है और आप उसको ले सकते। अब पॉइंट नंबर 2, खसरा नंबर से पूरी सच्चाई निकालें। जैसा कि आप जानते हैं हर गांव का एक राजस्व प्लान होता है, राजस्व का नक्शा होता है जिसमें अलग अलग खेत अंकित रहते हैं चित्र के माध्यम से, और अलग अलग खेतों का एक नंबर होता है जिसको खसरा नंबर बोला जाता है। तो उस खसरा नंबर के आधार पर ज़मीन की श्रेणी पता लग जाती है और उस खसरा नंबर को आजकल तो ऑनलाइन हो गया है, अगर आप ऑनलाइन फील्ड में उसको इनपुट फील्ड में डालेंगे भू लेख पर तो आपको उस ज़मीन के मालिक का नाम भी पता लग जाएगा और उस ज़मीन की कैटेगरी या श्रेणी भी पता लग जाएगी कि ये सरकारी ज़मीन तो नहीं है, ये निजी संपत्ति है। ये तय हो जाएगा खसरा नंबर पर जैसे ही आप उसको अपलोड करेंगे भू अभिलेख में इनपुट फील्ड में, तो रिजल्ट में उस स्वामी का नाम और उसकी श्रेणी लिख के आ जाएगी। इससे ये तय हो जाएगी कि ज़मीन निजी स्वामित्व की है या सरकारी स्वामित्व की है और उसकी श्रेणी क्या है। पॉइंट नंबर 3, उस जमीन की कैटेगरी क्या है। ये बात अभी पहले से ही चल रही है। कैटेगरी का मतलब हुआ कि ये शब्द ये बताता है, ये सबसे जरूरी पॉइंट है, ये बताता है कि जमीन सरकारी तो नहीं है अगर उस पर ग्राम सभा लिखा हुआ है, चारागाह लिखा हुआ है, जहाँ पर जानवरों के चरने के लिए भूमि सरकारी छोड़ी जाती है, उसको चारागाह कहते हैं। तालाब या पोखर लिखा है, सड़क या रास्ता लिखा है, नजूल भूमि लिखा है, वन भूमि लिखा है, ऐसी ज़मीन कभी भी नहीं खरीदनी चाहिए। ये निजी ज़मीन नहीं होती है और सरकार के स्वामित्व की ज़मीन होती है। अब ज़मीन की श्रेणी जब आपने तय कर ली, स्वामित्व का विवरण आपको देखने को मिल गया कि ये निजी स्वामित्व की ज़मीन है और किसकी है, तब आपको रजिस्ट्री के बारे में भी जानना चाहिए कि रजिस्ट्री के क्या नियम हैं। तो सरकारी किसी भी ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकती है, ये कानूनन अपराध है। और इस तरह कानून से खिलवाड़ करके अगर कोई आपको सरकारी ज़मीन बेच देता है तो वो अपराधी की श्रेणी में है और नियमों के अनुसार उसको सज़ा मिल सकती है। और ख़रीदने वाले के लिए भी वो ज़मीन खतरे से खाली नहीं है। ऐसी सरकारी ज़मीन आपने बिना देखे अगर किसी के बेचने पर ले ली है तो सरकार उसको आपसे कब्जा वापस ले लेगी और आपकी रजिस्ट्री होते हुए भी आप बेदखल हो जाएंगे उस ज़मीन से। और अगर आपने कोई निर्माण कर लिया है तो वो निर्माण बिना नोटिस दिए भी ध्वस्त किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 5 है, तहसील से पक्की जांच या फाइनल वेरिफिकेशन आपको करा लेना चाहिए ज़मीन खरीदने से पहले। जब आप इस तरह रिकॉर्ड से देख लेंगे उसके बाद भी तहसील जाकर आप कानूनगो लेखपाल या तहसील के रिकॉर्ड में जाकर संबंधित कर्मचारी से मिलकर इसकी पुष्टि करा सकते हैं कि ज़मीन के स्वामित्व में कोई विवाद तो नहीं है या श्रेणी कोई सरकारी श्रेणी तो नहीं लिखी हुई है। जब कागज पर इस तरह ज़मीन की रियलिटी चेक हो जाएगी फिर आप उस ज़मीन को मौके पर जाकर भी देखें, कहीं ऐसा तो नहीं कि कागज़ में सही है और बेचने वाला आपको मौके पर कब्जा किसी सरकारी ज़मीन पर, तालाब पर, पोखर पर या चारागाह पर दे रहा और कहता है ये मेरी ज़मीन है, यहाँ पर स्थित है, लेकिन वास्तव में वहाँ पर होती नहीं है, कागज़ उसका कहीं और होता है और मौके पर कब्जा कहीं और दे दिया जाता है। इस तरह के फ्रॉड से भी आपको बचना है। आपको मौके पर जाकर भी देखना है कि जो खसरा नंबर जहाँ बताया गया है राजस्व अभिलेखों में, राजस्व प्लान में, गाँव के नक्शे पर, वहीं पर वो ज़मीन पड़ रही मौके पर भी या नहीं। अगर भिन्नता है या आप स्वयं मौके पर जांच करने में समर्थ नहीं पाते हैं, सक्षम नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप इसमें संबंधित लेखपाल या कानूनगो की मदद ले सकते हैं। वो मौके पर आपका पर्टिकुलर खसरा नंबर की स्थिति कहाँ पर है इसकी जाँच करा देंगे और आपकी पुष्टि करा देंगे। उसके बाद आपका तय हो जाएगा कि ज़मीन का स्वामित्व सही है, निजी ज़मीन है
और मौके पर ये कहाँ पर स्थित है, इसके बाद ही आपको ज़मीन खरीदनी चाहिए। पॉइंट नंबर 6 है कब्जा या इंक्रोचमेंट। यहाँ आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। कई लोग सरकारी ज़मीन पर इंक्रोचमेंट करके कब्जा करके बैठ जाते हैं और कुछ समय बाद उनको लगता है कि अब सरकार तो इस पर बोल नहीं रही, किसी ने देखा नहीं और ये मेरी अपनी निजी संपत्ति हो गई है, और उसको फर्जी दस्तावेज के आधार पर अपनी ज़मीन कहीं और होती है या बिल्कुल नहीं होती, उसको अपनी ज़मीन शो करके उसकी भी रजिस्ट्री कर देते हैं। लेकिन आपको सावधान हो जाना चाहिए कि ऐसी सरकारी ज़मीन पर किए गए कब्जे अवैध होते हैं, और अगर कोई आपको अवैध कब्जे वाली सरकारी ज़मीन बेचता है तो वो कानूनन गलत है और वो ज़मीन आपसे छीन सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम एक लाइन में पूरे फार्मूले की बात करें तो सरकार का नाम बराबर सरकारी ज़मीन। अगर कहीं पर किसी भी श्रेणी में सरकार का नाम दर्ज है, जैसे अभी पहले चर्चा हो चुकी, तो वो सरकारी ज़मीन है, आपको उसमें कोई भी ध्यान देने की जरूरत नहीं, आपको लेना ही नहीं है, उसकी कोई मतलब ही नहीं है। और अगर व्यक्ति का नाम दर्ज है राजस्व रिकॉर्ड में तो वो निजी संपत्ति की ज़मीन है। बस यही फार्मूला है, लेकिन इस फार्मूले में आपको ये भी ध्यान रखना है कि निजी संपत्ति की भूमि का एक बार राजस्व रिकॉर्ड में जाकर लेखपाल पटवारी या उसके राजस्व विभाग के ऑफिस में जाकर उसकी पुष्टि भी करवा लें, और मौके पर वो ज़मीन कहाँ पड़ रही है इसका भी वेरिफिकेशन करा लें। जब इतना आप काम कर लेंगे तो ज़मीन के स्वामित्व में कोई विवाद ना होने की स्थिति ओके हो जाएगी और ऐसी ज़मीन आप खरीद सकते हैं और मौके पर कब्जा भी मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि ये ज़मीन के स्वामित्व से संबंधित बात है, इसमें अगर वो शहरी क्षेत्र में स्थित है तो नक्शा पास कराने से संबंधित मैंने कोई बात नहीं की है, क्योंकि अगर प्लानिंग एरिया के अंतर्गत या मास्टर प्लान जहां लागू हुआ है ऐसी जगहों पर कोई ज़मीन आप खरीद रहे हैं तो उस ज़मीन का लैंड यूज भी आपको देखना जरूरी होता है। इस संबंध में मैंने पहले कई वीडियोस बना रखे हैं। एक वीडियो बनाया है जिसमें बताया कि वो कौन से 4 ऐसे बिंदु हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए ज़मीन खरीदने से पहले। अगर प्लानिंग एरिया के अंदर ज़मीन खरीद रहे हैं तभी आपका नक्शा पास हो सकता है। अगर आप नक्शे पास की दृष्टिकोण से कोई ज़मीन अर्बन प्लानिंग क्षेत्र के अंतर्गत खरीदना चाह रहे हैं तो आपको मेरा वो वीडियो देख लेना चाहिए। फिर भी यहाँ पर मैं दोबारा से बता देता हूँ कि वो 4 बिंदु इस प्रकार हैं कि ज़मीन का सबसे पहले लैंड यूज क्या है, आप किस काम के लिए ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं, मास्टर प्लान में उसको आपको लैंड यूज निर्धारित कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। मतलब जो लैंड यूज मास्टर प्लान में प्रभावी होगा वही लैंड यूज से संबंधित क्रियाएँ आपको उस ज़मीन पर अनुमन्न होंगी। अगर आप रेजिडेंशियल करना चाह रहे हैं तो रेजिडेंशियल लैंड यूज वाली ज़मीन पर ही आपका कोई लेआउट या बिल्डिंग प्लान पास हो पाएगा आवासीय उपयोग के लिए। नंबर 1 ये था। नंबर 2, उस ज़मीन के सामने सरकारी सड़क, वो भी निर्धारित मानक के अनुसार, जिस उपयोग के लिए जितनी चौड़ी सड़क आवश्यक है वो होनी चाहिए, तभी उस ज़मीन पर नक्शा पास होगा। नंबर 3, उस ज़मीन पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए, कोई केस नहीं चलता हुआ होना चाहिए, निर्विवाद ज़मीन होनी चाहिए। और नंबर 4 है कि वो ज़मीन किसी अवैध कॉलोनी का हिस्सा नहीं होना चाहिए। अवैध कॉलोनी का हिस्सा अगर होगा तो चाहे आपकी सड़क भी मानक के अनुसार चौड़ाई के उपलब्ध हो, लैंड यूज भी परमिट कर रहा हो, कोई विवाद भी ना हो, तब भी अवैध कॉलोनी की ज़मीन होने के कारण उस पर कोई भी नक्शा पास नहीं हो सकता। तो ये मैंने आपको प्लानिंग एरिया के अंतर्गत ज़मीन खरीदने पर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए दोबारा से इस वीडियो में बता दिया है, और ज़मीन कहीं भी खरीदना है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये पूरा वीडियो इसी पर आधारित है। अब मैं अंत में आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ, जिन टिप्स को आपको हमेशा ध्यान रखना है कहीं भी आप कोई ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, चाहे प्लानिंग एरिया के अंदर हो चाहे प्लानिंग एरिया के बाहर हो। किसी भी विक्रेता द्वारा, अगर वो आपका जान पहचान का आदमी है या परिचित आदमी है और कह रहा है कि ज़मीन ठीक है मैं जानता हूँ, या ब्रोकर जो बिकवाने में मदद कर रहा है वो कह रहा है कि अरे ज़मीन तो ठीक है, इसमें क्या दिखवाना है, सब ठीक है मैं जानता हूँ, बेचने वाले को भी जानता हूँ, मैं आपको भी जानता हूँ, या बेचने वाला खुद आपका रिश्तेदार है आपको जानता है, तब भी उस पर भरोसा ना करें। रिकॉर्ड से जाकर उसको प्रमाणित अवश्य कराएं, जैसा कि मैंने अभी वीडियो में बताया है। पहले कागज़ देखें, मौके पर प्रमाणित करें वो ज़मीन वहीं स्थित है, उसका वेरिफिकेशन कराएं कागज़ों का, उसके बाद ही पैसे एडवांस के रूप में दें बेचने वाले को, तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे। अगर आप ये स्वयं नहीं कर पा रहे हैं तो किसी कानूनी सलाहकार से सलाह ले सकते हैं, किसी एडवोकेट की मदद ले सकते हैं, या तहसील के अधिकारियों से मिलकर भी आप अपने समाधान करा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का मेरा उद्देश्य यही था कि अगर आप ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं तो सही जांच कराएं, सुरक्षित रहें और सुरक्षित निवेश करें। दोस्तों, इसी तरह के उपयोगी वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूं, तो एक बार पुनः आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।